हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हम बात स्टार्ट कर चुके थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। आज के इस लेक्चर के सेशन में हम उसी बात को कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कुछ एग्जांपल को भी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों लास्ट लेक्चर तक हम एक फैक्ट को एस्टैब्लिश कर चुके थे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कुछ नहीं है, एलिमिनेशन मेथड का ही एक कंडेंस फॉर्म है जो आपको डायरेक्ट दो फार्मूले देता है, x का फार्मूला और y का फार्मूला। इसको याद रखने का भी एक ट्रिक मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था। ये हमारी दो जनरलाइज इक्वेशन होती है जिसमें x और y के सॉल्यूशन के लिए हम इन फार्मूलाज को यूज करते हैं। अब एक छोटा सा डिस्कशन अबाउट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन वो मैं करना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि x और y दोनों में ही जो डिनोमिनेटर टर्म है वो बहुत कॉमन है। एक ही टर्म है डिनोमिनेटर की a1 b2 माइनस a2 b1, सेम डिनोमिनेटर है। तो इस डिनोमिनेटर के ऊपर कुछ डिस्कशन मैं करता हूं, दो केसेस में करूंगा। फर्स्ट केस इज व्हेन द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0 और सेकंड केस इज व्हेन डिनोमिनेटर इज 0। तो केस 1 जो है वो आपको कहता है डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। 0 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों? क्योंकि डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाता है तो हमारा जो आंसर है वो नॉट डिफाइंड की तरफ जा सकता है, तो उसे स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला केस बहुत ही आसान है, जब ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, अगर मैं a2 b1 वाली टर्म को उस तरफ लेके जाऊं राइट हैंड साइड में तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। a1 b1 इज इक्वल्स टू a2 b2 a2 b1 इज नॉट इक्वल्स टू का साइन नहीं है दोनों के बीच में। ये हमारा एक केस है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो बच्चों मैं अब क्या करता हूं, a1 के नीचे a2 को लेके आ जाता हूं और b2 के नीचे b1 को ले जाऊंगा। तो a1 a2 इज नॉट इक्वल्स टू b2 b1। यहाँ पे कुछ गलती हुई क्या बच्चों? यहाँ पे ये गलती हुई कि ये a1 b2 है, ये a1 b2 है और ये a2 b1 है। तो a1 a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 b2। अब करेक्ट है, a1 के नीचे a2 b1 के नीचे b2। तो मैंने म्यूचुअली सिर्फ ट्रांसफर किया है, ये बन के आ गया। आपको जब मैंने ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशंस बताए थे उस टाइम एक पूरा टेबल बना के बताया था कि अगर ये रेशियो इक्वल नहीं आते हैं तो आप तुरंत बोलते हैं कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा इस केस में। यहां पे भी आप देख सकते हैं कि जब आपके ये a1 b2 माइनस a2 b1 यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू देगा वो, और अगर वो वैल्यू देगा तो दोनों ही केसेस में x और y की कुछ ना कुछ यूनिक वैल्यू आएगी, यानी कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो केस 1 बहुत ही सिंपल था जो कि हमने देख लिया कि जब 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मींस हमारे पास वही बात आ जाती है जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको समझाया था। केस 2 में डिनोमिनेटर को 0 करके स्टडी करना है, यानी कि a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? अगर मैं उसको उस तरफ लेके जाऊं तो a1 b2 इज इक्वल्स टू a2 b1। दोबारा से वही चीज करता हूं, a1 के नीचे a2 को, b1 के नीचे b2 को, तो सिर्फ ट्रांसफर ही करना है। a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइड बाई b2। ये आपका एक चीज निकल के आई कि a1 इक्वल्स टू a2 है, b1 इक्वल्स टू b2 है, यानी कि दोनों के रेशियो सेम है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इन दोनों रेशियोज को इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k बोल देता हूँ। k इज व्हाट? k इज सम कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, इसके बाद में एक एक करके इनको हैंडल करता हूँ। a1 a2 इज इक्वल्स टू k। फर्स्ट थिंग इज a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल्स टू k। इससे एक रिजल्ट निकल के आता है कि a1 को मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू k a2। बिल्कुल सही बात है। और बिल्कुल इसी तरीके से मैं दूसरे वाले को भी कंपेयर करता हूं, यानी कि b1 b2 इज इक्वल्स टू k। दैट मींस मैं बोल सकता हूं कि b1 इज इक्वल्स टू k b2। बच्चों ऐसा मैंने क्यों करा? मैंने a1 को a2 की फॉर्म में लिख लिया, b1 को भी b2 की फॉर्म में लिख लिया। उसका फायदा क्या होगा कि मैं a1 और b1 जो मेरा इक्वेशन नंबर 1 में था, अब मैं उसको a2 और b2 की फॉर्म में लिख सकता हूं। ध्यान से देखिएगा, a1 को मैं लिख रहा हूं k a2। अभी मैंने प्रूफ किया कि k a2 है। अगर a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल्स टू 0 है तो मैं इसी केस को स्टडी कर रहा हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं k a2 और b2 को लिख सकता हूं k b2 प्लस c1 के लिए अभी भी कुछ भी नहीं मैंने कहा है। और ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 आ गई, अब नई इक्वेशन। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं k को अगर कॉमन ले लूं तो k a2 b2 a2 माफ कीजिएगा x और y तो अभी तक लिखे ही नहीं, सिर्फ कांस्टेंट ही लिख दिया है। a2x प्लस b2y
प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी नई इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर आप इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर सेकंड को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ इक्वेशन नंबर सेकंड में k की मल्टीप्लाई करी है और इक्वेशन नंबर 1 बना दिया है, एक्सेप्ट वन थिंग इज व्हाट, कांस्टेंट C1। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मेरा C1 जो है वो भी KC2 हो जाए, ये कैसे आया? अगर मैं C1/C2 को भी K बोल दूं, C1/C2 को भी K बोल दूं, इंप्लाइज C1 इक्वल्स टू KC2 आ जाए, यानी कि जो मेरा रेशो A1 A2 का है वही B1 B2 का है, वही C1 C2 का है और उसकी वैल्यू K है। अगर ये मेरे पास कंडीशन मिल जाए तो इसका मतलब जो मेरी इक्वेशन नंबर थर्ड थी वो पूरी की पूरी कन्वर्ट होके हो जाएगी K टाइम्स A2x प्लस B2y प्लस C2। अब C2 में से भी K कॉमन आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं K को आप उधर लेके चले जाइए, ये पूरी की पूरी इक्वेशन नंबर सेकंड ही रिपीट हो गई है। कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि A1 माइनस A2, A1 B2 माइनस A2 B1 इक्वल्स टू 0 है। इसकी वजह से कंक्लूजन निकला था कि A1 A2 B1 B2 का रेशो सेम है, K है। दूसरा केस के अंदर हमने सब केस लिया था कि C1 भी KC2 है। अगर C1 भी KC2 है तो आपकी इक्वेशन नंबर जो 1 थी वो कन्वर्ट होकर इक्वेशन नंबर 2 ही बन गई, यानी कि दोनों की दोनों इक्वेशन सेम हो गई, यानी कि इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे। कितने सॉल्यूशन बनेंगे? इनफाइनाइट। केस को मैं दोबारा से समराइज कर रहा हूं। पहली कंडीशन ये थी A1 B2 माइनस A2 B1। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था A1 A2 इज इक्वल्स टू B1 B2। इसका ये मतलब था। एक कंडीशन मैंने इसमें एक और ऐड कर दी है, वो क्या थी? इज इक्वल्स टू C1 C2 which is equals to some constant K। अगर ये कंडीशन बनती है तो हमारी जो इक्वेशन है वो दोनों सेम कन्वर्ट हो जाती है, सेम हो गई। इसका मतलब x और y के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और यही बात मैंने आपको उस दिन उस टेबल में भी बताई थी कि आप सिर्फ रेशियोज को कंपेयर कीजिए, A1 A2 B1 B2 C1 C2 अगर तीनों बराबर आ जाते हैं यानी कि वो लाइन कोइंसाइड करेगी। अगर इन दोनों लाइंस को हम ड्रॉ करें ग्राफ के ऊपर, इन दोनों इक्वेशंस को, तो दोनों कोइंसाइड करेगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इस तरीके से हमने इस केस को यहाँ पे इतना समझा। मैं इसी केस में एक और बात आपको बताता हूं। यहां तक वही केस है, केस नंबर 2 वही चल रहा है। ये कंडीशन है A1 A2 इक्वल्स टू B1 B2 इक्वल्स टू K आ गया है, लेकिन अब की बार मेरा C1 C2 इज नॉट इक्वल्स टू K है, यानी C1 को मैं KC2 नहीं लिख सकता। अगर मैं ये नहीं लिख सकता तो आप देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड कभी भी इक्वेशन नंबर सेकंड के साथ कोई सॉल्यूशन नहीं देगी। इक्वेशन नंबर थर्ड ये है, इक्वेशन नंबर सेकंड ये है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। देखिए आप कभी भी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके कोई आंसर नहीं निकाल के लेके आ सकते। क्यों? क्योंकि उस केस में आपके पास हमेशा ये आएगा C1 इक्वल्स टू C2। सारी टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि वो सेम है। आंसर आएगा C1 इक्वल्स टू C2 विच इज नॉट ट्रू बिकॉज C1 इज डिफरेंट एंड C2 इज डिफरेंट। दोनों सेम नहीं है तो ये ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है इसका मतलब किसी भी x और y की वैल्यू के लिए कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट मींस नो सॉल्यूशन। तो आपका दूसरे केस में ही एक और सब पार्ट बन गया और वो ये है कि A1 A2 और B1 B2 तो बराबर हैं, लेकिन दिस इज नॉट इक्वल्स टू C1 C2। इस केस में आपके पास नो सॉल्यूशन। और यही मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बताया था कि जब रेशियोज इस टाइप के होते हैं तो लाइन को जब हम ड्रॉ करते हैं, इक्वेशन को जब हम लाइन में ड्रॉ करते हैं तो ये पैरेलल लाइंस बनती है और पैरेलल लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वही बात जो मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के टाइम एक टेबल में समझाया था, उसी को मैंने अब मैथमेटिकली बता दिया 2 केसेस बना के, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सबसे पहला एग्जांपल नंबर 14 आपकी बुक का, वो कहता है किसी बस स्टैंड से अगर 2 टिकट लेते हैं आप मल्लेश्वरम के और 3 टिकट लेते हैं आप यशवंतपुर के, बैंगलोर का ये बस स्टैंड है, तो आपको 46 रुपीज पे करने पड़ते हैं। इसी तरीके से अगर 3 टिकट लेते हैं मल्लेश्वरम की और 5 टिकट लेते हैं यशवंतपुर की तो 74 रुपीज लेने पड़ते हैं। तो अज्यूम क्या करना है कि 1 टिकट ऑफ मल्लेश्वरम का प्राइस आपको जो पे करना है, 1 टिकट ऑफ मल्लेश्वरम एम लिख रहा हूँ वो x है, और 1 टिकट ऑफ यशवंतपुर यानी कि यशवंतपुर को यशवंतपुर ही लिख देते हैं, उसका वैल्यू है y रुपीज। तो 1 टिकट मल्लेश्वरम की x रुपीज की, 1 टिकट यशवंतपुर की y रुपीज की। दोनों स्टेटमेंट को मैथमेटिकल टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 टिकट मल्लेश्वरम की यानी कि 2x रुपीज लगेंगे, प्लस 3 टिकट यशवंतपुर की यानी कि 3y लगेगा। ये अमाउंट आपको 46 दिया हुआ है।
और बिल्कुल इसी तरीके से 3 टिकट्स अगर आप मल्लेश्वरम की ले रहे हैं और 5 टिकट्स आप यशवंतपुर की ले रहे हैं तो टोटल अमाउंट आपको 74 पे करना पड़ेगा। ये 2 इक्वेशन है बच्चों, मैं इनको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कांस्टेंट है वो सभी आपके लेफ्ट में होता है, राइट में सिर्फ 0 होता है। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास साइन वाली मिस्टेक ना हो, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला हमें लगाना है। अभी तक के मेथड में फॉर्मूला नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ स्टेप्स थे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में फॉर्मूला का खास ध्यान रखना है, इसीलिए साइन में मिस्टेक नहीं करनी है, इसीलिए सारी की सारी टर्म्स लेफ्ट में और राइट में सिर्फ 0। अब हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि आपको लिखना है x, y और 1 और इनके नीचे कॉलम बना देने हैं। सिर्फ आपको इक्वेशन को देखना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। x के नीचे सबसे पहला जो कॉलम बनता है वो b1 b2 का बनता है, तो b1 इज 3 विद साइन आपको लिखना है, b2 इज 5, दोनों का साइन प्लस था तो मैंने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद c1 c2, c1 इज -46, सबसे पहली मिस्टेक होती है कि साइन के साथ नहीं लिखते हैं, और c2 इज -74, तो साइन को कभी मत भूलिए। चलिए c1 c2 का कॉलम बन गया। y के नीचे जो सेकंड कॉलम बनना है वो a1 a2 का बनेगा, c1 c2 के बाद a1 a2 की बारी, 2 3 और फिर से कॉलम बनेगा b1 b2 का 3 5। तो कितना आसान हो गया अब आपको कन्वर्ट करना, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करनी है ऐसे और दोनों को सबट्रैक्ट करना है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, x डिवाइड बाय क्या लिखना है आपको, 3 इंटू -74, ये आपका एक टर्म है, इसको आप ब्रैकेट में डाल लीजिए, माइनस व्हाट, 5 इंटू -46 माइनस आपका 5 इंटू -46, ये आपका x का डिनोमिनेटर आ गया। इसको इक्वेट किससे करना है, आपको 1 से इक्वेट करना है आपको, इसको हर बार हमें यही करना है, इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 5, ये एक हो गया, 2 इंटू 5 -3 इंटू 3। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे x डिवाइड बाय, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर को थोड़ा सा सॉल्व करूं, 3 इंटू -74 वुड बी -222, माइनस का साइन फिर से, माइनस इंटू माइनस हो रहा है तो वो प्लस हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट प्लस कर देता हूं। 5 इंटू 46 विच विल बी 230 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 5 10 -3 इंटू 3 9, तो 1 डिवाइड बाय 1, तो इम्प्लाइज x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 230 माइनस 222 इज 8 को अगर उधर भेजूंगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x वुड बी इक्वल्स टू 8। x की वैल्यू 8 आ गई है। बिल्कुल इसी तरीके से y को भी सॉल्व करना है, जैसे मैंने x को कंपेयर किया अगली बार y को कंपेयर करना है। फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे बना हुआ है, y डिवाइड बाय क्या डिवाइड करना है, -46 इंटू 3, ये एक टर्म है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। किसे सब्ट्रैक्ट करना है, इससे। साइन का स्पेशल ध्यान रखेंगे, मिस नहीं करेंगे, 2 इंटू -74, और कंपेयर किससे करना है, 1 वाली टर्म से, 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 5 10 -3 इंटू 3 9। बहुत ही आसान, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना। एम्प्लाइज y वुड बी इक्वल्स टू, इसको अगर थोड़ा सॉल्व करूं तो -46 इंटू 3 वुड बी -138 डिवाइड बाय, ये माइनस इंटू माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, 74 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस का 148 इज इक्वल्स टू 1। सामने तो 1 ही है, 1 डिवाइड बाय 1, तो इम्प्लाइज y आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू -138 में से प्लस 148 करेंगे तो 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 10। दोनों आंसर बहुत इजीली एक ही फॉर्मूला आपके पास निकल के आ जाता है। तो चलिए अगले एग्जांपल को भी देखते हैं। तो बच्चों अगले 2 एग्जांपल हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशन के। नेचर कैसा, यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। तो पहला कुछ एग्जांपल नंबर 15 आपको कहता है कि ये पेयर दिया गया है, इसमें p की ऐसी वैल्यू बताइए जिसके लिए इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन, दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हो वो यूनिक सॉल्यूशन हो। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन हमें पता है कि उसके लिए a1 a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1 b2 होना चाहिए। डायरेक्टली हमें दोनों इक्वेशन दी हुई है, a1 की वैल्यू 4, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू p एंड b2 की वैल्यू 2। दिस शुड नॉट बी इक्वल्स, यानी कि implies p शुड नॉट बी इक्वल्स 4 into 2 डिवाइड बाय 2, p शुड नॉट बी इक्वल्स टू 4, यानी p की वैल्यू आप 4 मत रखिए, उसके अलावा आप कुछ भी रख दीजिए, आपके लिए जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसका सॉल्यूशन यूनिक बनेगा। इतना आसान आंसर था। चलिए बिल्कुल इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 16, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, बोला इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन आपको पता है, a1 a2 डिवाइड इक्वल्स टू b1 b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय c2।
ये आपको कंडीशन पता है, इसी कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करवाना है। A1 की वैल्यू डायरेक्टली देखी मैंने K, A2 की वैल्यू देखी 12 इज इक्वल्स टू B1 की वैल्यू देखी 3 और B2 की वैल्यू देखी K। अगर सिर्फ इसी कंडीशन को मैं सॉल्व करता हूं, इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं, K स्क्वायर वुड बी 12 into 3 36 implies K would be equals to under root of 36 implies K is equals to plus minus 6। बच्चों दोनों वैल्यू आएगी, जब स्क्वायर रूट को हम हटाते हैं तो प्लस माइनस दोनों होते हैं, क्योंकि प्लस 6 का भी आंसर 36 है और माइनस 6 का भी स्क्वायर का आंसर 36 है, तो दोनों आंसर सॉल्यूशन हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन को भी हम चेक कर लेंगे और जो दोनों में सूट बैठेगा उसे आंसर बोल देंगे। दूसरी कंडीशन है B1 by B2, दूसरी कंडीशन है B1 by B2 यानी कि 3 by K इज इक्वल्स टू C1 by C2। C1 इज माइनस K माइनस 3 विद साइन हमेशा आपको रखना है माइनस K। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए। K माइनस 3 डिवाइड बाई K, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 3K और K की मल्टीप्लाई और उधर इसकी मल्टीप्लाई, तो K जब K माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा K स्क्वायर माइनस 3K। इंप्लाइज 3 को अगर आप इधर लेके चले जाएंगे तो बन जाएगा 6K इक्वल्स टू K स्क्वायर। यहां से आप सॉल्यूशन देख सकते हैं कि इधर यहां से K का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आप ऐसे कर सकते हैं K स्क्वायर माइनस 6K इक्वल्स टू 0। यहाँ पे K को आप कॉमन ले सकते हैं, K को अगर कॉमन लेंगे तो बनेगा K माइनस 6। तो देखिए क्या बन गया, K को कॉमन लिया तो बना K और 6K में बचा 6 इज इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर आपके पास है, दोनों में से एक को 0 रख सकते हैं। यहाँ पे K को 0 रख देंगे, इंप्लाइज एक आंसर हो सकता है K इक्वल्स टू 0, दूसरा आंसर हो सकता है K माइनस 6 इक्वल्स टू 0, इंप्लाइज K इक्वल्स टू 6। तो आपने देखा कि K इक्वल्स टू जो 6 है वो यहाँ पे भी ट्रू है और यहाँ पे भी ट्रू है। दैट मीन्स K की वैल्यू 6 वो आंसर होगा जिसके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। तो बच्चों इस तरीके से हमने सारे एग्जांपल्स को सॉल्व कर लिया है। अगले सेशन में हम आपसे मिलेंगे विद न्यू एक्सरसाइज। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।